वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं नाज़रीन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना IMF को मनाने के लिए अमरीका की यात्रा को जाने वाले थे, मगर फिर अचानक ये दौरा मनसूख हो गया, तो फिर तरह तरह की बातें होने लगी। फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि मुझे IMF ने मना कर दिया है, मुझे IMF मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं है। ये कहते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना की जो अहम जिम्मेदारी है वो पैसों के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का कहा गया, इसीलिए उन्होंने दौरा मनसूख किया है। दूसरी जानिब कराची में हम देख रहे हैं इंतजामिया गैर फाल है, मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म हो चुके हैं। होलसेल और रिटेल मार्केटों में जो चीनी की कीमतें हैं वहाँ गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। फी किलो चीनी के जो नर्ख हैं वो भी 52 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो मुल्क की मईशत तो ख़राब हो रही है, महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों की जानिब से बारहा इस पर बात की जाती है। हम अपने प्रोग्राम में डेली डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तानी मईशत है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। और उस बीच में खबरें ये मौसूल हो रही थी कि इसहाक़ दौरे के लिए जाएंगे, IMF को मनाएंगे, और जो पहली क्लैरिटी बिल्कुल सामने आ गई, लेकिन दौरा मनसूख हो गया और अभी भी जो IMF से किस्त मिलनी है पहली वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकी। जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, आई थिंक ये मजीद मामलात जो है वो उनको खराब जानिब लेकर जाती हैं। ऐसे में ये एक बेहतर बात है कि सागदार ने इसकी पूरी जो क्लैरिटी है या जो वजाहत है वो उन्होंने सामने रख दी है। और अमेरिका का जो ये दौरा था ये पोस्टपोन किया गया है और उसके बाद देखा कि हमने बहुत सारी तरह तरह की बातें हुई और फिर सागदार की जो स्टेटमेंट है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने डिटेल्स शेयर कर दी हैं IMF के हवाले से। बहरहाल हम बात करेंगे, डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ सेशन है पूरी सूरत हाल पर, उनसे तस्करा करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। इसहाक़ डार को दौरा मनसूख उनका हुआ क्योंकि उन्होंने 21 अरब रुपए का इंतजाम करना था। आपको इस बात पर यकीन है उनकी स्टेटमेंट में जो रिसेंटली सामने आई है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगेन वहीं पे खड़े हैं। IMF करना है, उसके लिए जो प्रोग्रेस चाहिए वो स्लो है। फ्रेंडली कंट्रीज़ के पैसे पहले चाइना ने दे दिए हैं, अब सऊदी अरेबिया की कॉन्फर्मेशन जो है वो ऑन द कार्ड्स है, सो दैट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट। इसके बाद जब तक UAE हो नहीं जाता, $1 बिलियन उनकी कॉन्फर्मेशन चाहिए। प्लस एक आपने पेट्रोल सब्सिडी का इजरा करने की कोशिश की जिसकी अभी जुज़ियात तय होनी थी, सो वो भी IMF से डिस्कशन में। सो ये सारी चीजें, अगर डॉक्टर साहब वहां चले भी जाते तो ये सारी चीजें ही डिस्कस होनी थी। फिर ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मुल्क में, एक पॉलिटिकल टर्मोइल सी है। आपको मालूम है कि मंडे को सबमिट करना है टू दी सुप्रीम कोर्ट कि क्या 21 अरब रुपए का हुआ, तो उसके लिए ऑब्वियसली वजीर खजाना का कलीदी रोल है। प्लस शायद उस तरह की मीटिंग्स भी US में नहीं अरेंज हो पाई। प्लस IMF से जो बातचीत आगे बढ़नी है उसमें अभी 2 चीजें बाकी हैं। सो आई थिंक दैट वाज द ओवरऑल तनाजुर जिसमें उन्होंने ये तय किया कि ना जाया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 रोज पहले गैलप का भी एक सर्वे सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी सरमायाकार मुल्क में मौजूद हैं उन्हें जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है उस पर एतमाद नहीं है, कि वो इस मुआशी बहरान से निकलने की सलाहियत नहीं रखते, अहलियत नहीं रखते, इनके बस का काम नहीं रहा अब ये। देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 12, 14, 18 महीने में अगर आप देखें, और ये टाइम पीरियड मैं इसलिए देता हूं कि आपको कुछ पीछे तो जाना पड़ेगा, तब से लेके अब तक इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है दैट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। और अगर ऐसा है तो आपको आगे जाते हुए, अगर IMF ऑलरेडी 3 नवंबर से लेके आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम अप्रैल में आ गए हैं, नहीं हुआ। अगर आपकी जो कंटेनर्स हैं वो पोर्ट पे स्टक हैं, अगर आपके पास 4.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट स्लोइंग है, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो स्लोइंग है, इन्फ्लेशन इस वक्त 35% पे है, फूड इन्फ्लेशन 47% पे है। तो आप मुझे खुद बताएं कि इन मैक्रो नंबर्स को देख के तो आपके जो आज कैमरामैन है वो भी यही कहेंगे कि हालात अच्छे नहीं है। सो ऑब्वियसली दूसरी जो चीज बिजनेस को अफेक्ट करिए, याद रखिए कि 21% की इस वक्त शरह सूद है मुल्क में। 21% पे बोरो करके ऑब्वियसली इस वक्त इन्वेस्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो ऑब्वियसली देयर इज अ स्लो डाउन। गाड़ियों में भी दिखाई दे रहा है, सीमेंट सेल्स में भी दिखाई दे रहा है, आपको स्टील सेल्स में भी दिखाई दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो है। सो ये अभी जाता नहीं है। आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। दैट्स व्हाई स्टाफ लेवल मुआहदे में अभी भी आपको डिले दिखाई दे रहा है, ताखीर आप देख रहे हैं, बैरूनी जो गारंटियां हैं वो तो आ रही हैं लेकिन मामला बहुत स्लो डाउन है।
तो देखिए ना, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। मैंने तो हमेशा ये कहा है, हर हुकूमत को एडवाइस किया है कि जब इतना बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जो बैरूनी पेमेंट्स का खसारा है, जो बैरूनी पेमेंट्स की सकत है, जब कोई भी मुल्क उसकी मुश्किल में आता है तो उसको इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में IMF से बोरो करना चाहिए। आप हैरान होंगी, बांग्लादेश के रिजर्व्स हैं 35 अरब डॉलर के, और उन्होंने जनवरी में $4.2 बिलियन का प्रोग्राम जाके साइन किया IMF के साथ। उनको कोई ऐसा क्राइसिस नहीं था। पाकिस्तान तो अब चैलेंज से निकल के क्राइसिस की सिचुएशन में है। इसका जो डिले है उसमें पहले हमारा मिसट्रस्ट था IMF के साथ, फिर कुछ फैसलों में डिले था। अब बात जो है वो 6 अरब डॉलर की है जो हमने इकट्ठे करने हैं 30 जून तक, और उसके लिए अभी कंफर्मेशन जो है वो बाकी हैं। लेट्स होप, मैं बहुत दुआ करता हूं कि पाकिस्तान IMF में रहे ताकि लोगों की तकलीफ जो है वो यहां से बढ़े नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले हमने देखा डॉलर का बहरान, आटे का बहरान, अभी हम खबरें सुन रहे हैं चीनी का बहरान भी शुरू हो चुका है, और बारहा जिक्र ये किया जाता है कि अफगानिस्तान चीज़ें स्मगल हो रही हैं, फेंसिंग वहाँ पर कर दी गई है। इसका हल क्या निकलेगा? कब तक ये मामला हल होगा? अगर वहाँ पर कोई चीज़ महंगी होती है फिर यहाँ से स्मगल होना शुरू हो जाती है, तो ये रास्ता किस तरह से बंद होगा? जिन दोनों चीजों का आपने जिक्र किया, पहले उनको देख लेते हैं। डॉलर और आटे का बहरान इसलिए आया कि आपकी जो सप्लाई साइड थी दोनों की बहुत वीक है। डॉलर की सप्लाई साइड IMF में जाने से, मल्टीलैटरल से, फ्रेंडली कंट्री से, ये GIZ और ये जो इस तरह के बायलैटरल पार्टनर्स हैं, इनसे बेहतर होनी है इन द शॉर्ट रन, हम नहीं कर पाए। अब आप आटे के बहरान पे आए, वीट की ऑब्वियसली मुल्क में एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है, फ्लड्स ने भी इंपैक्ट किया, जरा सा सप्लाई साइड का क्राइसिस आया तो आप वहां चले गए। इससे सबक ये सीखे कि ये बहरान तब ठीक होंगे जब आप अपनी सप्लाई साइड को बहुत बेहतर कर पाएंगे। डॉलर की सप्लाई साइड की हमने बात कर ली, बाकी चीजों में जो आपको कीमतों का बढ़ना दिखाई दे रहा है, ये ऑनेस्टली हमारी पैदावारी सलाहियत की वीकनेस है। अगर मैं कोई शॉर्ट टर्म आपको कहूं ना कि जी हम स्मगलिंग रोकते हैं, ये बड़े टेम्परेरी फिक्सेस हैं और ये बड़ी छोटी अमाउंट्स के फिक्सेस हैं। अगर आपकी पैदावारी सलाहियत इतनी खराब हो जाए बिकॉज आपकी कलीदी फैसले कई दिहाइयों से नहीं हुए, आपने अपने ज़राअत को, सलाहियत का मसला तो देखें ना डॉक्टर खाकान, ये तो एक जानिब है, अगर हम इनको फेस तो कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो हुकूमत इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जो जखीरा अंदोज हैं उनको कंट्रोल करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। ये भी एक बड़ा मसला है, फेस करना पड़ रहा है। अब चीनी की कीमत में आप देखें ना कि मनचाहा इजाफा हो गया है, तो हुकूमत की क्या उस पर स्ट्रैटेजी है? तो ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी। सो अगर हमने सप्लाई साइड की बात कर ली है तो हमने ये देखना है कि क्या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है जो कीमतों को ठीक रखता है पाकिस्तान में। एक तो ये रेगुलेटर्स का फर्क है। इस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये पहला फर्ज है, फिर हुकूमत की बात आती है। अब हुकूमत ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई स्मगलिंग हो रही है, अगर कोई होर्डिंग हो रही है, अगर कोई नाजायज रोक रहा है चीजों को, अगर बैनुल सूबाई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें वो तो देखें ना आपके सामने है। पाकिस्तान की जड़ तो जो सारी पॉलिसीज की है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस में लाई करती है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी वीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वीक है, इसको भी बिल्ड करना है। हमने 3 कलीदी बातें की हैं, मैं रिपीट करता हूं। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत जब तक ठीक नहीं होगी ये मसला ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान का रेगुलेटरी निजाम जिसने ये देखना है कि अगर कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है तो उस पर बहुत बड़ा फाइन डालें और इतनी करार वाकया सजा दे, CCP दे, ये उसका काम है। अगर वो नहीं कर रहा तो हमें CCP को ठीक करना है। हमें CCP के मेंबर्स और चेयरपर्सन से पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है मुल्क में। दिस इज द रोल ऑफ द रेगुलेटर्स जो पाकिस्तान में कई क्रिएट हुए, उनको हम एक हेफ्टी सैलरीज पे रखते हैं। सो ये सारी चीजें, सारा बोझ हुकूमत पे डालने से शायद बात बनेगी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
नियो पाकिस्तान की रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ा मुश्किल यह वक्त हो जाता है। एक तो वैसे जो लोग घर में होते होंगे उनके लिए भी वक्त गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, और हमारे लिए मुश्किल ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम हुमा किचन में ज़बरदस्त कुकिंग कर रही होती है। पूरे स्टूडियो में बड़ी शानदार जो खुशबू है वो फैली होती है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नबिया? मैं ठीक हूँ। आज आपने कलर भी बहुत अच्छा पहने और आप पे जश भी बहुत रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या बना रही हैं? अच्छा, ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन मेरे दिल की ये बात है कि एक तो डालडा मेरे पास है और जहाँ डालडा वहाँ माम था। और पिछले 80 सालों से जो है माओ का एतमाद है जी डालडा पे। तो डालडा की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, मक्खन मलाई कबाब बना रही हूँ जी मैं। और उसके लिए जो है मैंने तो बनाने स्टार्ट कर दी है क्योंकि उसकी प्रेप बहुत ही आसान थी। और डालडा जो है इस रमज़ान अपने सार्फिन के लिए ख़ास जो है तोहफा लेके आया है, एक अपनी स्पेशल और मुनफरिद जो पैकेजिंग है उसकी शक्ल में। और उस पर बहुत ही प्यारा मुझे लिखा हुआ ये लगता है, बाबरकत महीना, और शानदार बचत भी है इसमें। और क्यों नहीं होगी जी, डालडा ने क्योंकि अपनी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। रेसिपी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छे जो हैं। तो हुमा मुस्तफ़ा ने आज आपकी क्या हेल्प की है, जरा पोल खोल दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कटिंग स्किल से अब एक्सपर्टीज बढ़ रही है, ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं और कुकिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो मुस्तफा, कितना टाइम हो चुका है आपको ये डिग्री पढ़ते हुए? मुझे तकरीबन 2 इयर्स हो चुके हैं और मैं 4th सेमेस्टर का एंड चल रहा है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो 2 ईयर में क्या क्या सीख चुके हैं? 2 ईयर में बेसिकली तो हमें स्टार्ट जो किया ना, वो जिस तरह एक बच्चे को क्रॉलिंग से सिखाते हैं ना, हमें इसी तरह नाइफ से सिखाया था। ठीक है। कि आप बताएं कि नाइफ पकड़नी कैसे है। तो यकीन माने हमारे किसी स्टूडेंट्स को नाइफ ही नहीं पकड़नी आती थी, क्योंकि वो जो तरीका था वो हम नॉर्मली फिंगर रख के घर में यूज करते हैं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। अच्छा। आपने उसको एक पेंसिल की तरह पकड़ना ताकि क्या बात है, बेगम कितनी खुश रहेंगी। वाह। लेकिन कीड़े ना निकले बाद में ना बेगम की सारी टेक्निक। हम कुछ वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पर बहुत ज्यादा, जो बहुत माहिर शेफ हैं वो देखे बगैर भी कटिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपने किया है या वो आपको सिखाया गया है, वो क्या है? अच्छा, मैं हुमा से भी वैसे पूछूंगी, पहले आप मुस्तफा बताएं। जो वो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको कैसे आएगा, वो हमारे शेफ ने उसकी हमें की दे दी है, सिर्फ प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बगैर वो आपको नहीं आ सकता। ठीक है। तो हुमा की तो मेरा ख्याल है होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस। बिल्कुल मेरी ऐसी प्रैक्टिस है, लेकिन हमारी एक दोस्त है, क्योंकि शेफ्स जो है ना, जिस तरह डॉक्टर्स की डिफरेंट जो है आगे से स्पेशलिटीज होती हैं, इस तरह शेफ्स की भी कुछ डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं। जो कोल्ड किचन है उसमें मोस्टली जो है ना कटिंग के स्किल्स ज़्यादा देखे जाते हैं। और बिल्कुल मैं मुस्तफा की बात से एग्री करूंगी कि टाइम जो है ना वो बेहतरीन की है कि वो आपको सिखाता है। अच्छा, आज मेरा एक सवाल होगा जो मैं आपसे प्रोग्राम के एंड में लाजमी पूछूंगी, अगर मुझे भूल ना जाए तब तक तो आप मुझे हुमा याद करवा दीजिएगा। अच्छा जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अनवार, बहुत सारे एक्टर्स के जब हम इंटरव्यू देखते हैं जिन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में की हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी कोने से हो, तो उनके इंटरव्यू में मैंने एक बात जो कि बहुत ही कॉमन पाई, वो ये कहते हैं कि जनाब एक्टिंग करना मुश्किल काम है लेकिन ठीक है, किसी को रुलाना, एक्टिंग करना वो भी लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है इन एक्टिंग, वो जनाब होता है जब आप स्टेज पर हों और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, किसी को हंसाना। आई थिंक ये प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये टैलेंट है और ये गॉड गिफ्टेड है। तो आज एक ऐसे ही मेहमान से हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं जो इसमें माहिर है। स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं और स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम है, गुलकार भी हैं। और ये राज भी हम इनसे पूछेंगे कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इतना खूबसूरत गला है, तो बतौर गुलकार भी क्या अब ये अपनी पहचान में इजाफा करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, न्यू टीम एंड तमाम लोग, आप सबको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। किस तरह से रमज़ान गुजरते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं आपसे। बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, मसरूफ एज यूजुअल, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं साथ साथ, और सहरी इफ्तारी भी चल रही है, घरों में मेहमान भी आ रहे हैं, उनको भी हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने ये दुरुस्त कहा कि अक्सर जब मैंने बहुत सारे एक्टर्स के जब इंटरव्यूज देखे तो वो कहते हैं कि हंसाना सबसे मुश्किल काम है। हाँ, तो आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं, आपको भी ये काम कभी कभी मुश्किल लगता है? अब तो नहीं मुश्किल लगता, स्टार्ट में था, थोड़ा होता था कि ये कैसे होगा। मुझे ये मैं 97 से शुरू हुआ हूँ, 1997 से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और उस्तादों की खिदमत की, उनकी दुआ ली। मेरे उस्ताद बब्बू बराल साहब, तो काफ़ी अरसा मैं उनके साथ रहा हूँ, 5-6 साल, जब उनकी डेथ से पहले। ठीक है। तो
अब टीवी पे काम कर रहे हैं, तो थिएटर वैसे मैंने छोड़ दिया है, काफ़ी अरसा हो गया, 7-8 साल थिएटर मैं नहीं अब करता हूँ। अच्छा, ये क्या वजह है? बहुत सारे लोगों ने थिएटर छोड़ा भी है, बहुत सारी वजूहात भी इसकी अक्सर सामने आती हैं, सही बातें सुनने को मिलती हैं जो अक्सर हम सुनते हैं अबाउट थिएटर। कुछ है, थोड़ा बिगाड़ आ चुका है थिएटर में। जो हम काम करना आए थे ना घर से, वो आगे से चेंज हो गया। हम लोग आए थे बब्बू बराल साहब को, सुहेल अहमद साहब को, मस्ताना साहब को देखकर, जो अच्छे फैमिलीज प्ले करते थे। तो जब लाहौर में आए तो आगे से शेड्यूल ही सारा चेंज हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी जगह टीवी पे रखी थी, एक अच्छा महज़ब तरीके से काम करना था, वो टीवी पे अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से आपने बब्बू बराल साहब का जिक्र किया, तो ये जो आपका नाम है बब्बू राना, उन्हीं से इंस्पायर्ड है, उन्होंने रखा है? अब ये मेरा नाम उन्होंने रखा है। अच्छा, बब्बू साहब नहीं। ठीक हो गया। तो अभी ईद के लिए क्या स्पेशल आ रहा है? ईद के लिए तो मेरे शोज आएंगे, वो अपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो होते हैं। तो एक मैंने नात की अभी रिसेंटली, जो 15 रमज़ान को मेरे अपने ही चैनल पे बब्बू राना के नाम से यूट्यूब का चैनल है, उस पर अपलोड हुई है, वो बहुत अच्छी जा रही है। और कुछ ईद के लिए बच्चों के साथ प्लान किए हुए आउट ऑफ सिटी जाने का। तो ये अब आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 97 से आपने आगाज किया इस चीज का, तो इससे पहले की जो आपकी स्ट्रगल थी, यहाँ तक आने की जो स्ट्रगल है, वो कहानी भी हमारे साथ शेयर करें। क्यों नहीं। मैं स्कूल से, जब मैंने स्कूल छोड़ा है, तो फिर स्कूल छोड़ने की भी कोई ख़ास वजह नहीं थी, एम ही बस छोड़ दिया। हालांकि घर वाले मुझे कहते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो वहाँ से फिर मुझे स्कूल से लोग लेके जाते थे बज़्म अदब के शो में, रेडियो फैसलाबाद में। तो रेडियो फैसलाबाद में फिर मैं नात या कोई स्किट या कोई, हर सैटरडे वहाँ होते थे शो, तो वहाँ से परफॉर्मेंस शुरू करता करता फिर मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया मैंने फैसलाबाद से ही। वो मैंने कोई 10-12 साल फैसलाबाद थिएटर किया। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर में मैंने कोई 10 साल काम किया थिएटर का। उसके बाद अब टीवी में जब मैंने बब्बू बराल साहब की शागिर्दी की, उसके बाद फिर मैंने टीवी में ट्राई की। वो मुझे उन्हीं के रेफरेंस से ही काम मिला, उस्ताद जी के रेफरेंस से ही। सबसे पहले था एक शो सुहेल क्लिनिक, सुहेल अहमद साहब का, आई थिंक A+ पे चलता था, तो उसमें मैंने काम पहले किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे शो करता 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 आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का हिस्सा बन गया 2016 में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर काम कर रहा हूँ 2016 से लेकर अब तक। अच्छा अनवार, अक्सर होता है ना कभी किसी ईद की ट्रांसमिशन में जाना हो या किसी मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट कभी हम जाते हैं, तो हमेशा ऐसा मेरे साथ होता था कि वो कहते थे कि मज़ाहिया अंदाज में ना खबरें पढ़ के सुनाएं। तो मैं कहती थी कि यार ये क्या काम कह रहे हैं, मतलब कि ये मैं क्या करके दिखाऊं, संजीदा काम है। तो वो मुझे तो, मेरी तो जो विटी साइड है वो तो बहुत ही खराब है, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। तो मैं आज इनसे भी पूछूंगी ब्रेक पे, चूंकि हमने जाना है कि लोग अक्सर जिनसे मिलते हैं या फैमिली में इनको कहते हैं कि और भाई को लतीफ़ा सुना दे। तो ब्रेक के बाद जानेंगे, अभी ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। तो जब ब्रेक से पहले वो मैं जिक्र कर रही थी कि कभी किसी ने कहा हो कि कोई लतीफ़ा सुना दे, ऐसे काफी मुश्किल होता है जब कोई कहे ना हमें हंसाओ अचानक, वो सबसे मुश्किल काम होता है। अच्छा, और कभी कोई कहे कि जुगत सुना दो, जुगत लगा दो, वो भी मुश्किल होता है। मेरा इशारा मेरे को एंकर की तरफ है। ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा करूं और फिर मेरी हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। रोजे ने मैंने वैसे भी रोजा इस टाइम खोलन दा टाइम है, ठीक है, कुछ नहीं सोच रहा है। अच्छा, वैसे माशाल्लाह मेरा कद काफी बड़ा है, एक जब बंदा टुरया जाता बल्ब ला लेता हूं। बहरहाल थोड़ा सा आपके कहने पे। जी। तो जैसे परफॉर्मेंसेज आप देते रहे हैं थिएटर में भी और डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी, तो कहीं पे अगर हो आपको लगे कि आज मैं बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा हूँ या बहुत अच्छी जुगती कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पांस वैसा ना आए, फिर क्या करते हैं? क्योंकि वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है अगर लोग ना हंस रहे हो। लाइव परफॉर्मेंस में अक्सर होता है 7 दिन का ड्रामा होता है ना, 15 दिन का, तो एक दिन ऐसी ऑडियंस जरूर आती है जो पत्थर की होती है। पत्थर उन्हें नहीं हंसना, बड़ा टिल लाइदा है कि यार आज की मसला है। पीछे बैक स्टेज एक्टर भी कह रहे होंगे यार क्या मसला, दुनिया हंस नहीं रही। वो सीधे बंदे बैठे होंगे पत्थर दे, जो मर्जी कर लो, उन्होंने नहीं हंसना। तो किसी दिन ऐसा होता कोई गल ना भी करो तो रिस्पांस बहुत अच्छा आता होगा। अच्छा, तो ये कॉमेडी से गुलकारी का सफर, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये टैलेंट क्या बचपन से था आप में? जी ये बचपन में ही था। मैं चूँकि शुरू से बचपन में नात पढ़ता था, तो मेरे वालिद साहब भी सनाखाम रुस्वा थे, तो इसलिए फिर ये मेरे अंदर कह लें ब्लड में शामिल है।
तो फिर मैंने शुरू से ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को फॉलो किया। तो मैं उनकी छोटा होता आइटम गाता था, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तो अब मैंने फिर प्रॉपर ये 2019 से कवाली शुरू की है। बाकायदा कवाली बैंड बनाया और मेरे शोज़ भी होते हैं अब कवाली के। लास्ट टाइम मैं कनाडा टोरंटो में मेरा शो था कवाली का, बहुत ह्यूज शो था, उसमें कोई 2000 ऑडियंस थी और बड़ा अच्छा रहा शो। तो सिंगिंग, सोलो सिंगिंग भी काफ़ी की है मैंने अपने शो में खबरहार में आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। तो ये शुरू से ही है, अल्लाह की देन है कह लें। तो चूंकि रमज़ान है तो रमज़ान की मुनासबत से आज भी हम आपसे फरमाइश करेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर आप चंद अशार हमारे साथ। जी जी क्यों नहीं। ये मेरी जो नात रिलीज हुई है जो आप बता रहे थे जिसका टाइटल है ताज, उसमें दरूद ताज मैंने पढ़ा है और ये बहुत कम लोगों ने दरूद ताज पढ़ा है दुराने किसी नात के अंदर। ठीक है। तो बड़ा अच्छा मेरा जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, मेरा अपना ही नाम के यूट्यूब चैनल है बब्बू राना के नाम से। तो मैं देखने वालों को कहूँगा वो ज़रूर ज़रा उस नात को जाके देखें। तो 2 बोल मैं आपको सुना देता हूँ। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त निज़ाया वे, दामन दी हवा देना। जदों वक्त निज़ाया वे, दामन दी हवा देना। दिल रोंदा जांदे ने जदों लोक मदीने नूं। दिल रोंदा जांदे ने जदों लोक मदीने नूं। हुण सानू भी आका दीदार करा देना। सानू भी आका दीदार करा देना। ओ दिल रोंदा है आका तेनू याद करके, दिल रोंदा है आका तेनू याद करके। दिल रोंदा है जुदाइयां दे सदमे मैं किसनू सुनावा। जुदाइयां दे सदमे मैं किसनू सुनावा। जुदाइयां दे सदमे मैं किसनू सुनावा। मेरा दिल भी चाहंदा मदीने नू जावा। मेरा दिल भी चाहंदा मदीने नू जावा। दिल रोंदा है जांदे ने जदों लोक मदीने नू। सानू भी आका दरबार बखा देना। अल्लाह, बहुत प्यारी आवाज आपकी भी और बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का हमारा वक्त भी क्लोजिंग की जानिब बढ़ रहे हैं। हम लोग किचन की जानिब चलते हैं और किचन में फाइनल रेसिपी। बिल्कुल नबिया, आज मक्खन मलाई कबाब बनाए हैं मैंने डालडा में और बहुत इजी रेसिपी है इसकी। और जहाँ डालडा जो है कामयाब ब्रांड बना है सिर्फ माओ के 80 साल भरोसे की वजह से। तो रेसिपी हम ये उसमें बनी हुई और खाने जो हैं क्यों ना उनका जायका जो है उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हों अपने दस्तरखान पे। तो रेसिपी जल्दी से मैं शेयर आपको बता दूं कि कीमा जो है वो मैंने लिया था, हाफ़ कीमा मैंने बीफ का लिया था और हाफ़ चिकन का लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, क्रीम चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से इसका नाम मक्खन मलाई कबाब है। थोड़ा चाट मसाला, गरम मसाला और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कीजिए, हरी मिर्च ऐड कीजिए, हरा धनिया ऐड कीजिए, मिक्सचर बना लीजिए और उसके बाद जो है उसके कबाब किसी भी शेप में आप बना लें और उसको जो है फ्राई कर लें। आपका हमारा हम सब का जो फेवरेट कुकिंग ऑयल है डालडा उसके अंदर, और डालडा
एक और बात नबिया मैं बता दूं कि इस रमज़ान बहुत स्पेशल अपनी जो है ब्रांडिंग जो है उसकी पैकेजिंग की रेंज वो लेकर आया है, एंड दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। अच्छा, फेवरेट कुकिंग ऑयल की आपने बात की तो मैं कहती हूँ कि फेवरेट शेफ भी हैं हमारी, तो बिना खाए इनके पूरे नंबर ही हैं। बहुत खूब हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो रमज़ान है, चूंकि तरह तरह के पकवान भी घर में बन रहे होते हैं, तो सिर्फ खाने का शौक रखते हैं या कुछ बनाने का भी शौक है? नहीं, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं कोई 15-20 साल घर से बाहर ही रहे, आउटडोर दूसरे शहरों में जाते थे प्ले वगैरह करने, तो उससे कुकिंग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बाकी क्या सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? सबसे अच्छा मैं वेजिटेबल बहुत अच्छे बनाता हूँ, और मैं बीफ वगैरह, मटन वगैरह, ये गोश्त, तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ ही। साग मैं कभी आपको जिंदगी रही तो हमने सुना है कि बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं ये तमाम इंडस्ट्री से, पहुंच गए, करेले गोश्त होते हैं, पाई बड़े शौक से खाते हैं। ये बात अब क्लीशे हो चुकी है, पुरानी हो गई है, बात है। बहुत पुरानी। तो करेले गोश्त तो फिर शहनशाह है ना सबका। हाँ, ठीक है, तो करेले गोश्त भी अच्छे होते हैं। अब रोजा खुलने वाला, आप ऐसी बातें ना पहले पेट में गुड़ू गुड़ू हो रही है। अच्छा बाबू साहब, हमारे जितने भी थिएटर के लोग थे, हमने देखा जैसे टीवी शोज पर अब आ रहे हैं, आप भी जिस तरह से आ रहे हैं, और अभी बहुत से ऐसे हमारे एक्टर हैं जो कि इंडियन पंजाबी फिल्म मेकर्स के साथ अब बाहर के मुल्क काम कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। उनको देख के आपको क्या लग रहा है? जाना चाहिए, फिल्में करनी चाहिए, मजीद अपना जो कल्चर है उनके साथ जो कोलैबोरेशन है, अच्छा समझ रहे हैं उसे आप? करना चाहिए, क्योंकि हमारा और इंडियन पंजाब का कल्चर, रहन सहन, खान, सब कुछ एक ही है, तो करना चाहिए। ये बड़ा अच्छी बात है। इंडिया के साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए। उनकी काफी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें हमारा बड़ा फायदा होगा, हमारे आर्टिस्टों का नहीं, तमाम इंडस्ट्री। जैसे कि हम आपने जिक्र किया हमसाया मुल्क की भी बात की, वहाँ से भी कोलैबोरेशन, जैसे सनवारनेका के मूवीज भी बनेंगे, फिर उनके कॉमेडी शोज प्रॉपर बहुत ज्यादा है। वेस्ट में भी इस पर काम हो रहा है, उनके भी शोज बहुत ज्यादा है, चाहे वो क्योंकि टैलेंट है ऑब्वियसली कॉमेडी या सिंगिंग की। हमारे यहाँ भी ये कल्चर थिएटर तक ही है, उस तरह से शोज हम। मैम, ये इन्वेस्टर नहीं है पाकिस्तान में। जो अब मैं ये बात काफी जगह कर चुका हूँ कि जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान में, वो डरता है कि मेरे पैसे कहीं डूब ना जाएं, नहीं, मेरे पैसे कहीं गुनाह की कमाई में ना चले जाएं। आप एग्री करेंगे? हमारे जी इस्लाम के कहने के अगेंस्ट कहा जाता है काम। हालांकि ये मैंने, जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़ों ने बताया कि ये हसाना सिंगिंग या लाइव परफॉर्मेंस ये बहुत कदीम दौर की है। ये आप ये कह सकते हैं कि ये नबियों के दौर से होता आ रहा है। अगर आपने द मैसेज फिल्म देखी हो तो उसमें एक सीन है कि वो जब अबू सुफियान बाजार में घूम रहे होते हैं, तो एक बंदा वहां लाइव परफॉर्मेंस कर रहा होता है, तो वो फिर उसको ऐसे शर्फियां देता है, तो वो हट जाता है, तो दूसरा आ जाता है। सो ये लाइव परफॉर्मेंस है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, इसको करने का अंदाज। बहुत शुक्रिया।